नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे हमारी सेल बायोलॉजी की बुक जिसका नाम जो कि हमारी बीएससी फर्स्ट ईयर की थर्ड बुक है, उसके अंदर टॉपिक की जिसका नाम है गोल्जी काय या गोल्जी बॉडीज। तो देखो, यदि हम बात करें कि गोल्जी बॉडी जो है उसके खोजकर्ता कौन है, तो देखो गोल्जी बॉडीज जो है ये एक सेल है। मान लो ये एक सेल है। इस सेल के अंदर यहां पे पाया जाता है न्यूक्लियस वाला पार्ट। यहां पे एक केंद्रक वाला भाग है और यहां पे कुछ इस तरह की आकृति की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो पाई जाती है। दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के अंदर पाई जाती है। पहली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो होती है SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरी जो होती है वो होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर मान लो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर ये हमारा केंद्रक हो गया, न्यूक्लियस वाला रीजन हो गया, ये हमारा न्यूक्लियस वाला रीजन हो गया, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है यानी गोल्जी। और यहां पे यदि हम बात करें तो यहां पे कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर मिलती है हमें। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं यहां पे गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज देखो क्या होता है, यहां पे ये माइटोकॉन्ड्रिया वाला रीजन है और यहां पे ये है RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वाली जो है ये है SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखो, और ये कोशिका के अंदर यहां पे मैट्रिक्स वाला रीजन है। यानी हम एक नॉर्मल कोशिका की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आगे की तरफ यहां पे हमें एक स्ट्रक्चर दिखाई देती है जो कि कहलाती है यहां पे गोल्जी बॉडीज। यानी कि यदि हम बात करें कि गोल्जी बॉडीज जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी कण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनकर निकलते हैं उनको गोल्जी बॉडीज से होकर गुजरना पड़ता है। यानी यहां से ये एंटर करते हैं इस द्वार में और यहां से ये बाहर की तरफ जाते हैं। तो देखो, हम बात करते हैं सबसे पहले गोल्जी बॉडीज की। तो गोल्जी बॉडीज के जो डिस्कवर्ड करता है गोल्जी बॉडी की खोज जो है कैमिलियो गोल्जी नामक साइंटिस्ट के द्वारा की गई। कैमिलियो गोल्जी, यानी कि गोल्जी बॉडीज की जो खोज करता है वो कौन है? कैमिलियो गोल्जी। कैमिलियो गोल्जी, यहां पे नाम में मिसप्रिंटिंग हो गई है थोड़ी सी। कैमिलियो गोल्जी। अब देखो, हम बात करते हैं कि कैमिलियो गोल्जी नामक साइंटिस्ट ने गोल्जी काय की खोज की, लेकिन की किसमें? जो उल्लू होता है, उल्लू की जो नर्व सेल है, उल्लू की तंत्रिका कोशिका जो है, उल्लू की तंत्रिका कोशिका के अंदर गोल्जी बॉडीज की क्या की गई? खोज की गई। तो यहां पे हमने ये बात की कि गोल्जी बॉडीज की खोज जो है कैमिलियो गोल्जी नामक साइंटिस्ट में की गई, कैमिलियो साइंटिस्ट नामक ने की, और कहां पे की? उल्लू की तंत्रिका कोशिका में। ठीक है, फिर हम बात करें तो देखो गोल्जी काय जो होती है उसको कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। गोल्जी बॉडीज या गोल्जी काय को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है। देखो कौन कौन से नाम है।
गोल्जी एपरेचर्स, गोल्जी एपरेचर्स। दूसरा नाम आता है, यहां पे गोल्जी बॉडीज को सबसे पहला नाम दिया जाता है गोल्जी एपरेचर्स, दूसरा नाम दिया जाता है लाइपोकॉन्ड्रिया। लाइपोकॉन्ड्रिया। जो थर्ड नेम होता है इसका वो है डिक्टियोसोम, ये डिक्टियोसोम। गोल्जी एपरेचर्स, लाइपोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम, और लास्ट वन जो नेम है वो दिया गया बेकर्स बॉडी, साइंटिस्ट के नाम पर, बेकर्स बॉडी। तो चार नामों के साथ जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स कह दो या गोल्जी बॉडीज जो है उनको अन्य चार नामों से भी जाना जाता है। आइए हम बात करते हैं कि गोल्जी बॉडीज जो होती है वो कहां प्रेजेंट होती है, कहां कहां एब्सेंट होती है। तो देखो गोल्जिकाए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एब्सेंट होती है, अर्थात गोल्जिकाए जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती, जबकि गोल्जिकाए यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एब्सेंट होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। यदि हम बात करें तो देखो ये मनुष्य में, मनुष्य की आरबीसी जो होती है, रेड ब्लड सेल्स जो होती है उसमें एब्सेंट होती है। सीव ट्यूब्स जिसको हम बोलते हैं चालनी नलिकाएं, सीव ट्यूब्स जो होती है यानी चालनी नलिकाएं जो होती हैं उनमें भी क्या होती है, अनुपस्थित होती हैं। तो देखो गोल्जिकाए, सीव ट्यूब्स, मानव की आरबीसी, इन सब में क्या होती है, एब्सेंट होती है। इसके अलावा जो फंजाई होते हैं यानी कवकों में भी क्या होती है, ये अनुपस्थित होती हैं। इन सभी में गोल्जी बॉडीज नहीं पाई जाती। जो अपवाद स्वरूप होते हैं, यानी कुछ अपवाद ऐसे भी हैं जिनके अंदर जो गोल्जी बॉडीज है वो नहीं पाई जाती। हम बात करते हैं गोल्जी बॉडीज की स्ट्रक्चर की। तो देखो हमने बात की, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मैंने यहां पे एक वर्ड लिखा डिक्टियोसोम, डिक्टियोसोम, यानी कि जो गोल्जी बॉडीज है उसको गोल्जिकाए को पादप कोशिकाओं में, गोल्जिकाए को पादप कोशिकाओं में, प्लांट सेल के अंदर गोल्जिकाए को पादप कोशिकाओं में डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है, डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। गोल्जिकाए को प्लांट सेल में किस नाम से जाना जाता है, डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं गोल्जिकाए की स्ट्रक्चर की कि गोल्जिकाए जो होती है वो उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। देखो स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडीज। देखो गोल्जिकाए की जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरीके की होती है।
ये है गोल्जी बॉडीज की स्ट्रक्चर। देखो ये गोल्जी का एक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये कुछ इस तरीके से आपस में अटैच होती है। गोल्जी बॉडीज के अंदर दो सरफेस पाई जाती हैं। गोल्जी का की नीचे वाली सरफेस को बोला जाता है सिस और गोल्जी का की नीचे वाली सरफेस को सिस और फॉर्मिंग फेस कहा जाता है। और गोल्जी का के अपोजिट जो ऊपर की तरफ फेस होती है इसे ट्रांस फेस कहा जाता है। ट्रांस और मैच्योरिंग फेज। तो गोल्जी काई के अंदर दो सरफेस आपको देखने को मिल रही है, एक होती है सिस फेज और एक होती है ट्रांस फेज। और ये जो आपको इनको बोला जाता है सिस्टर्नी। और इन सिस्टर्नीज के मिड में यहां पे जो है वो एक लिक्विड भरा होता है जो कि ट्रांसपेरेंट प्रकार का होता है, यानी पारदर्शी द्रव्य भरा रहता है। तो देखो हमने बात की कि गोल्जी बॉडीज की जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, जिसके अंदर दो फेज आपको देखने को मिलती हैं, एक सिस फेज और एक ट्रांस फेज। यहां पे यदि हम बात करें तो यहां पे कोटिकाएं जो है इस भाग से मुक्त होती है। इसको बोला जाता है ट्रांजिशनल वेसिकल्स। ट्रांजिशनल और वेसिकल्स। और यहां पे यदि हम बात करें तो ये जो है ये इसकी अवतल सतह होती है, और ये जो है ये है इसकी उत्तल सतह। यानी गोल्जी बॉडीज की स्ट्रक्चर के अंदर इस तरीके की शेप होती है, यूं एक उत्तल सतह होती है और एक होती है अवतल सतह। आपको बाहर वाली जो दिखाई दे रही है, देखो हम देखते हैं कि इस तरह की जो सरफेस होती है ये उत्तल होती है, जबकि अंदर की तरफ धसी हुई जो सरफेस होती है वो किस प्रकार की होती है, अवतल। तो यहाँ पे जब हम गोल्जी बॉडीज को देखते हैं इस तरीके से, तो गोल्जी बॉडीज के अंदर नीचे वाला जो सरफेस होता है वो उत्तल सतह कहलाती है, यानी कन्वेक्स प्रकार की होती है, जबकि ऊपर वाली जो सतह है ट्रांस और मैच्योरिंग फेज जो दिखा रखी है आपको, ये ऊपर वाली ये जो होती है ये किस प्रकार की सतह है, अवतल सतह है। यदि हम बात करें तो देखो इस यहाँ पे इनको हम पुट्टिकाएं भी कहते हैं। यदि एक गोल्जी बॉडीज की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर का अध्ययन किया जाए, गोल्जी बॉडीज की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर का जब अध्ययन किया जाता है तो देखो गोल्जी बॉडीज की इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन करने पर यह 3 भागों से निर्मित दिखाई देती है। गोल्जी बॉडीज की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर का जब अध्ययन किया जाता है तो इसके अंदर हमें 3 सब्सटेंस देखने को मिलते हैं। पहला सब्सटेंस होता है सिस्टर्नी। पहला सब्सटेंस जो होता है वो क्या होता है, सिस्टर्नी। दूसरा जो होता है वो यहां पे होता है वेसिकल्स के रूप में, यानी कि इसको हम कहते हैं पुट्टिकाएं।
और जो थर्ड होता है वो इसके अंदर पाया जाता है ट्यूब्यूल्स के रूप में या नलिकाओं के रूप में। देखो सिस्टर्नी को कुंडिकाएं भी कहा जाता है। देखो यहां पे आपको जब इस स्ट्रक्चर को आप देखते हो, जब आप गोल्जी बॉडीज के स्ट्रक्चर को देखते हो आपको तीन पार्ट्स कैसे दिखाई देते हैं। देखो सबसे पहला जो पार्ट है आपको ये इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रही है ये है सिस्टर्नी, जो कि क्या होती है एक के ऊपर एक व्यवस्थित होती है। दूसरा जो होता है वो होता है ट्यूब्यूल्स के रूप में। ट्यूब्यूल्स के रूप में यानी कि यहां पर जो ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ट्यूब्यूल्स लाइक होती है। जो थर्ड है वेसिकल्स। वेसिकल्स का मतलब होता है गोलाकार आकृति, इस तरीके की। ये जो शेप है ये किस प्रकार की है, वेसिकल्स के रूप में होती है। तो देखो हम बात करते हैं वन बाय वन। गॉल्जी बॉडीज की इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन करने पर हमें कितने भागों से निर्मित दिखाई देती है, तीन भागों से। तो हम पहला भाग देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जो गोल्जी डाई में सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है सिस्टर्नी वाला भाग। गोल्जी डाई में सबसे पहला भाग कौन सा है, सिस्टर्नी वाला भाग। देखो सिस्टर्नी क्या होती है, यह एक थैले के समान संरचना होती है। सिस्टर्नी जो होती है वो एक थैले के समान संरचना होती है। सिस्टर्नी किसके समान संरचना है, थैले के समान संरचना है। अब यदि हम बात करें तो जो कि किस प्रकार की होती है, शाखित, जो कि अशाखित प्रकार की होती है। जो कि अशाखित प्रकार की होती है। सिस्टर्नी के अंदर दो प्रकार की झिल्लियां दिखाई देती हैं। सिस्टर्नी वाले भाग में दो प्रकार की झिल्लियां देखने को मिलती है। और यदि मैं बात कहूं तो मैंने अभी आपको माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर का अध्ययन करवाया, तो मैंने दिखाया कि मैंने आपको बताया कि जो गोल्जी बॉडीज में सिस्टर्नी पाई जाती है वो एक के ऊपर क्या होती है, चट्टे के रूप में, यानी एक के ऊपर एक सिस्टर्नी व्यवस्थित होती है। गोल्जी बॉडीज में पाई जाने वाली सिस्टर्नी एक के ऊपर एक व्यवस्थित होती है। एक के ऊपर एक व्यवस्थित होती है। और इन सिस्टर्नियों के मध्य, इन पाई जाने वाली सिस्टर्नियों के मध्य में एक पारदर्शी द्रव्य क्या है, भरा रहता है। एक पारदर्शी द्रव्य भरा रहता है। सिस्टर्नीज के मिड में क्या पाया जा रहा है, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड पाया जा रहा है, पारदर्शी द्रव्य पाया जाता है। यदि हम बात करें तो देखो, अगर हम बात करते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जितने भी पदार्थ निर्मित होते हैं, मैंने आपको डायग्राम के थ्रू पहले बताया कि जो केंद्रक होता है उसके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जस्ट आगे की तरफ क्या पाई जाती है, गोल्जी बॉडीज पाई जाती है। तो देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो निर्मित पदार्थ होते हैं,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में निर्मित पदार्थ गोल्जी बॉडीज की सिस फेज के द्वारा एंटर करते हैं एवं इन एंटर किए गए पदार्थों का सिस्टर्नी के अंदर रासायनिक रूपांतरण होता है। सिस्टर्नी के अंदर रासायनिक रूपांतरण होता है। रासायनिक रूपांतरण होता है एवं इन एंटर किए गए पदार्थों का सिस्टर्नी के अंदर क्या होता है, रासायनिक रूपांतरण जो है वो इनके अंदर होता है। और बाद में ये पुट्टिकाएं कोशिकाओं के बाहर मुक्त कर दी जाती है। कोशिकाओं के बाहर मुक्त कर दी जाती है। तो यहां पे हमने पहली बात की कि जो इनके अंदर गोल्जी बॉडीज में सिस्टर्नी पाई जाती है उनका क्या फंक्शन होता है। सेकंड की हम बात करते हैं। देखो सेकंड जो है, देखो हमने पहले वाले में क्या स्टडी की, हमने पहले वाले में बात की कि गोल्जी बॉडीज के अंदर जो भी गोल्जी बॉडीज की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर का अध्ययन किया जाता है तो गोल्जी बॉडीज में तीन सब्सटेंस या तीन पदार्थ हमें देखने को मिलते हैं। पहला सिस्टर्नी, दूसरा वेसिकल्स और तीसरा ट्यूब्यूल्स। तो देखो सिस्टर्नी क्या है, एक थैले के समान सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि अनब्रांच्ड होती है। सिस्टर्नी में पाए जाने वाले सिस्टर्नी वाले भाग में कितने प्रकार की मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, दो प्रकार की मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। गोल्जी बॉडीज में पाई जाने वाली सिस्टर्नियाज होती है वो एक दूसरे के ऊपर, एक के ऊपर क्या होती है, व्यवस्थित होती है, जैसे सिक्के के ऊपर सिक्का रखा हुआ होता है। इसी प्रकार इनमें पाई जाने वाली सिस्टर्नी के मध्य में एक पारदर्शी द्रव्य भरा रहता है जिसे जो कि क्या करता है, इन पदार्थों को यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो पदार्थ निर्मित तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो पदार्थ बनते हैं उन पदार्थों को जो गोल्जी बॉडीज के अंदर से गुजरना होता है तो वहां पर ये इनका रासायनिक रूपांतरण करके इन पुट्टिकाओं को कोशिका के बाहर क्या कर देती है, मुक्त कर देती है। अब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की कि पुट्टिकाएं क्या होती हैं। जैसा कि देखो पुट्टिकाओं को वेसिकल्स भी कहा जाता है। देखो पुट्टिकाओं की हम बात करते हैं। पुट्टिकाएं गोल्जी बॉडीज में पाई जाने वाली गोलाकार एवं अंडाकार संरचना होती है। गोलाकार एवं अंडाकार संरचनाएं होती है। पुट्टिकाएं जो होती हैं गोल्जी बॉडीज में पाई जाने वाले गोलाकार और अंडाकार संरचनाएं होती हैं। इनमें कई सारे पदार्थ भरे होते हैं और इन्हीं पुट्टिकाओं का निर्माण नलिकाओं के मुकुलन से होता है। इन पुट्टिकाओं में कई सारे पदार्थ भरे रहते हैं। इन्हें सूक्ष्म आशय भी कहा जाता है। सूक्ष्म आशय भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, सूक्ष्म आशय भी कहा जाता है। और मैंने आपको बताया कि इन पुट्टिकाओं के अंदर क्या होते हैं, कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। इनका व्यास जो है वो 50 से 60 नैनोमीटर के लगभग होता है। इनका व्यास
50 से 60 नैनोमीटर के लगभग होता है। तो ये तो बात की पुट्टिकाओं की। तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है ट्यूब्यूल्स, यानी कि नलिकाएं। क्या होती है नलिकाएं? देखो, यदि हम बात करें नलिकाओं की तो नलिकाएं जो होती हैं वो एक क्या होती हैं? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। यानी नलिकाएं जो होती हैं, नलिकाएं गोल्जी बॉडीज की परिधि पर पाई जाने वाली संरचनाएं होती हैं। ट्यूब्यूल्स जो होती हैं गोल्जी बॉडीज की परिधि पर पाई जाने वाली संरचनाएं होती हैं। और यदि हम बात करें, ये जो होती हैं ये क्या होती है? सिस्टर्नी से संबंधित होती हैं। ये नलिकाएं सिस्टर्नी के माध्यम से जुड़ी रहती है। तो हमने बात की कि जो गोल्जी बॉडीज होती है उसकी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर का अध्ययन करने पर हमें 3 प्रकार की जो है स्ट्रक्चर मिलती है, जिनको हमने इस तरह से विस्तारित किया। यदि बुक के अंदर हम देखें तो बुक के अंदर सिस्टर्नी जो है वो कुछ इस तरीके से दे रखी है। इस तरह से जो डायग्राम दिया गया है वो किसका है? सिस्टर्नीज का है। दूसरा जो वेसिकल्स है वो इस प्रकार गोलाकार संरचनाएं दर्शाया गया है, जिनको हम कहते हैं वेसिकल्स। और थर्ड जो है वो है ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर। तो कुछ इस तरह की जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी वो क्या है? वो है ट्यूब्यूल्स। तो आज हमने बात की यहाँ पे सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स की, कि किस प्रकार से जो सिस्टर्नी है, ट्यूब्यूल्स है और ये जो हमने पढ़ा। तो देखो, आज के हमारे टॉपिक में सबसे पहली बात जो हमने की वो क्या थी? हमने बात की गोल्जी बॉडीज की डिस्कवर्डकर्ता की। तो डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्जी। किसमें पाया जाता है? उल्लू की तंत्रिका कोशिका में डिस्कवरी की इसकी। गोल्जी बॉडीज के अन्य नाम आपको याद रखने हैं: गोल्जी अपरेचर्स, लाइपोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम, बेकर्स बॉडी। बेकर्स बॉडी ने साइंटिस्ट बेकर के नाम पर कहा जाता है। फिर हमने बात की यहाँ पे देखो, कोशिकाएं जो होती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होती है? एब्सेंट होती है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होती है? प्रेजेंट होती है। कुछ के अंदर जो कुछ अपवाद है, जैसे कि मनुष्य की आरबीसी के अंदर गोल्जी बॉडीज नहीं पाई जाती, सीव ट्यूब्स यानी जाली नलिकाओं में नहीं पाई जाती, फंजाई या कवकों में भी क्या होती है? ये एब्सेंट होती है। फिर हमने बात की कि गोल्जिकाओं को पादप कोशिकाओं में किस नाम से जाना जाता है? डिक्टियोसोम के नाम से। और ये जो स्ट्रक्चर है ये मैंने आपको बताया कि ये एक सेल है। इस सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो सब्सटेंस निकलेंगे वो कहाँ जाएंगे? गोल्जी बॉडीज की सिस फेज के पास। और कौन सी फेज से निकलेंगे? ट्रांस फेज से होते हुए बाहर की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक नॉर्मल डायग्राम दिया है मैंने। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि गोल्जी बॉडीज में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में निर्मित पदार्थ किस प्रकार से गोल्जी बॉडीज के अंदर एंटर करती हैं, उनका किस प्रकार से जो केमिकल जो रूपांतरण होता है, रासायनिक रूपांतरण है यानी केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो किस प्रकार से होता है। तब तक के लिए आप इसे पढ़ते रहिए और अच्छे से करते रहिए। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, जिसके अंदर हमने गोल्जी बॉडीज के स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन किया। और एक सबसे बड़ी बात जो गोल्जी बॉडीज के अंदर हमने बात की कि गोल्जी बॉडीज की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर का अध्ययन करने पर हमें 3 प्रकार के सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स जो मिलती हैं, उनके अंदर मेन चीज आपको याद रखनी है कि गोल्जी बॉडीज सिस्टर्नी एक थैले के समान संरचना है और इसके अंदर कितनी झिल्लियां आपको देखने को मिलती हैं, और सिस्टर्नी जो होती है वो किस प्रकार एक के ऊपर एक व्यवस्थित होती है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे गोल्जी बॉडीज के केमिकल कंपोजिशन की और इसके फंक्शंस की। धन्यवाद।